Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 10, Subject Hindi, Lesson number 2, बूढ़ी काकी, Part 1। स्टूडेंट, यहाँ पे Part 1 इसलिए दिया है क्योंकि हमारा लेसन एक सेशन में ख़त्म नहीं होगा, तो इसका दूसरा पार्ट भी दूसरे सेशन में आएगा, इसलिए हमारा Part 1 है ये। लेसन नंबर 2, बूढ़ी काकी, जिनके लेखक है प्रेमचंद, मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, जन्मस्थल लम्ही गांव, निधन सन 1936। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। प्रेम की बेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। इस कहानी के पात्र है बूढ़ी काकी, बुद्धिराम, रूपा, मुखराम और लाडली। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पे हमारी इस कहानी के 5 पात्र हैं, जिसमें बूढ़ी काकी जो है वो मेन पात्र है, बुद्धिराम जो है वो बूढ़ी काकी के भतीजे है, रूपा जो है बुद्धिराम की पत्नी है, मुखराम जो है वो रूपा और बुद्धिराम का बेटा है और लाडली जो है वो बुद्धिराम और रूपा की बेटी है। विद्यार्थी मित्र, इसमें इस कहानी में हम देखेंगे कि हमारे समाज में जो बूढ़े बुजुर्ग की जो स्थिति हो रही है उनका प्रेमचंद जी ने हमारे सामने वर्णन किया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जबान दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती
और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोग न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। विद्यार्थी, यहाँ पे लेखक ने हमें बूढ़ी काकी की स्थिति का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बूढ़ी काकी बहुत ही बूढ़े थे, पर उनको अपने शरीर पे ना तो उनके हाथ पैर चलते थे, ना वो खुद खड़े हो पाते थे, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग तरीके का मन होता था। जैसे कहते हैं कि भाई बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन है, यानी बुढ़ापा जो होता है वो हमारे छोटे बच्चे जैसा होता है, कि जैसे छोटे बच्चे जैसे जिद करते हैं वैसे ही जो बूढ़े लोग जो होते हैं वो कार्य करते हैं, पर हमें उनकी जो जिद है उसे समझना है। तो बूढ़ी काकी जो है वो यहाँ पे उनको खाली कुछ मन नहीं होता था, पर उन्हें खाने का जो हर समय वो सोचते थे कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा खाना मिले, वह ये कार्य हमेशा करने में लगी रहती थी। और अगर कोई कुछ न दे तो वो गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर देती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपॉजिट के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यहाँ पे ये पैराग्राफ में कहने का मतलब क्या है कि उनके जो पति थे वो बहुत साल पहले ही उनका देहांत हो चुका था, और बेटे भी बड़े होकर जवान होकर वो मर चुके थे। तो अभी उनका कोई नहीं था, खाली उनके घर में उनका एक भतीजा था, वही उनका सहारा था। लेकिन उस भतीजे ने जब बूढ़ी काकी की संपत्ति लेनी थी तो उन्हें लंबे चौड़े वादे किए, पर जब पैसे अपने नाम पर करना था, प्रॉपर्टी अपने नाम करनी थी, तो बहुत लंबे चौड़े वादे किए, परंतु जब उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने भतीजे को दे दी तो उस समय उन्होंने बाद में उनको दुख देना शुरू कर दिया। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो वो बड़ों को देखकर बच्चे भी क्या करते थे, उन्हें सताया करते थे कि भाई जैसे माता पिता करते हैं वो बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी वही काम करते हैं। छोटे बच्चे उनको परेशान करते, उनके ऊपर पानी मुंह में भरकर उनके ऊपर कुल्ली कर देते, उनको चुटली काट कर भाग जाते, ऐसे कुछ ना कुछ करके उनको सताया करते थे। तो जब उन्हें दुख होता था तो बच्चे क्या सोचते कि बूढ़ी काकी तो खाली खाना खाने के लिए ही हमेशा आर्तनाद और संताप, यानी ऐसे जोर जोर से चिल्लाती रहती है और दुख दिखाती रहती है, ऐसे करके सब सोचते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उनका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के
अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। तो यहाँ पे जब परिवार में उनको कोई समझता नहीं था तो उस समय में लाडली करके जो बुद्धिराम की छोटी बेटी थी, वो लाडली दादी से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा अपने दोनों भाइयों से बचने के लिए वो अपने दादी के पास चली जाती थी। जब चबेना यानी कि जो भुना हुआ अनाज है उसे खाने के लिए वो बैठती तो भी वो बूढ़ी के काके के पास जाकर खाती थी। यही वो सोचती थी कि भाई मैं बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठूंगी तो ये दोनों भाइयों से मैं बच जाऊंगी। यही स्वार्थ के कारण वो उनके पास चली भी जाती थी और दादी से उन्हें प्रेम भाव भी मिल जाता था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि रात का समय था, उसी समय बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई की आवाज आ रही थी और बच्चे जो थे वो विस्मयतापूर्ण यानी एकदम आश्चर्यजनक नेत्रों से वो देख रहे थे और जो शहनाई बज रही थी उनका रसास्वाद कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। तो उस समय मेहमानों के लिए जो आए हुए थे लोगों के लिए उत्सव में तो उनके लिए खाना बन रहा था। तो कढ़ाई में पुड़िया कचौड़ियाँ सब तल रहे थे। पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। तो इन सब से पूरे माहौल में खाने की खुशबू आ रही थी, जिसमें घी और मसाले की सुगंध भी चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के डर से वे रो न सकी। जब बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी तब वहां पे खाने की खुशबू आ रही थी, जो अच्छा अच्छा पकवान बन रहा था। वे मन ही मन सोच रही थी कि सब लोगों ने अभी भोजन कर लिया होगा और अभी मुझे बुलाने आएंगे, पर इस सुगंध की वजह से उन्हें और ज्यादा भूख लगी और वे रोना चाहती थी, पर वह यह सोचकर नहीं रो रही थी कि अगर मैं रोऊंगी तो वो अपशुगन हो जाएगा। इसी डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। तो विद्यार्थी मित्र यहाँ पे देखो, खुद की
जायदाद है, फिर भी बूढ़ी काकी की हालत कैसी है कि आप लोग देखते हो कि उनको लाल लाल पूड़ी, फूली फूली नरम नरम कचौड़ियाँ, अजवाइन की महक, ये सब उन्हें इतनी परेशान कर रही है कि जिसकी वजह से उनकी भूख और भी बढ़ रही है, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि वो हमारी जैसे चल नहीं पा रही थी, तो इसीलिए वो धीरे से हाथ के सहारे पर खड़ी हुई और वो रेंगती हुई जहाँ पे खाना बन रहा था, तो चौखट से उतरकर वो वहां पे चली गई। तो उस समय पे वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे भूख लगने पे कुत्ता हमारे सामने आकर बैठ जाता है, जैसे वो खाना मांग रहा, तो वैसे भूखे कुत्ते की तरह वो वहां पे खाना बन रहा था, वहां जाके बैठ गई। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, उठती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या बाढ़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तब धैर्य न हो सका। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पे जब बुद्धिराम की पत्नी रूपा सब कार्य करते करते परेशान थी, वो इधर दौड़ रही थी, उधर दौड़ रही थी, कड़ा के पास जाती थी, तो वो अकेली थी, वो हर काम में व्यस्त थी, लेकिन अपना गुस्सा वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती थी। उसी समय उसने क्या देखा कि बूढ़ी काकी को उसने कड़ा के पास देखा, तो उसको बहुत ही जल उठी, यानी वो उसे बहुत गुस्सा आया और वो क्रोध को रोक ना सकी और जैसे मेढक केचुए पर झपटता है, वैसे ही वो बूढ़ी काकी के ऊपर झपटी और बोली, आपका पेट है या भाड़? भाड़ यानी कि इतनी पेट में अग्नि लगी थी कि आप वहां पे शांति से बैठ ना सके, ऐसे उस पे चिल्लाने लगी और उन्हें बोलने लगी कि भाई मेहमानों ने भी अभी खाना नहीं खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगाया, तो क्या आप में इतना भी धैर्य नहीं है? ऐसे करके उन्हें गुस्सा करने लगी, पर बूढ़ी काकी कुछ न बोले, वो शांति से सुनते रहे। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लग गए। तो यहाँ पे जब रूपा उसके ऊपर बूढ़ी काकी पे गुस्सा करती है, तो बूढ़ी काकी फिर वहां से रेंगती हुई वापस वो अपनी कोठरी में चली जाती है। फिर क्या होता है कि इधर जो मेहमान आए थे वो पत्तले पड़ जाना, यानी कि वो जो रोज रोज ऐसा होता है, वहां पे वो सब खाने के लिए बैठ गए और फिर खाना शुरू हो गया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर ले, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझे इतनी देर भी न रहा मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। फिर बूढ़ी काकी को क्या हुआ कि वो कोठरी में गई तो उन्हें खुद ही अपनी गलती समझ में आई और वो सोचने लगी कि रूपा बराबर बोल रही कि वो मेरे पे गुस्सा जो किया उसने बराबर से किया, क्योंकि मैं अपनी भूख को थोड़ी देर भी नहीं सहन कर सकती थी, क्योंकि कुछ प्रसंग होता है तो जब तक
मेहमान नहीं खा लेते तब तक घर वाले नहीं खा सकती। तो वो रूपा जो उनके ऊपर गुस्सा कर रही थी वो बराबर थे, ऐसे करके वो सोचने लगी और उनको रूपा पर गुस्सा भी नहीं आया और फिर वो अपने आप ही बातें करने लग गई। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। तो मुंह जूठा करना यानी थोड़ा ही खाना खाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बूढ़ी काकी जो है वो मन ही मन सोच रही है कि भाई यहाँ पे जो खाना बन रहा है वो सब खाना बन के खाना भी खा लिया होगा, तो कोई बात नहीं, तब तक मैं धीरे धीरे अपना समय बिताती हूँ। तो उस समय वो धीरे धीरे गीत गाने लगी और गीत गाकर गीत खत्म भी हुआ और वो क्या सोचने लगी कि भाई मैंने देर तो नहीं लगा दी, अभी किसी की आवाज भी नहीं आती है, सब लोग भोजन करके चले गए होंगे क्या? कि बोले रूपा भी मुझ पे गुस्सा है तो इसीलिए वो मुझे बुलाने नहीं आई होगी। यह सोचकर वो वापस जहाँ पे खाना बन रहा था वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो वापस 1 मिनट में वो वापस वहां पे जाने का सोचती है। तो फिर वहां पे वो क्या सोचते हैं कि मैं वहां पे जाऊंगी और मसालेदार सब्जियां, फिर पूड़ियाँ, फिर कचौड़ियाँ, ये सब खाकर मैं शांति से बैठूंगी। और अगर मैं वहां पे जल्दी जल्दी खाना खा रही होगी और कोई मुझे बोलेगा कि इतना जल्दी खा रहे हो तो उसमें क्या है? बोले मैं तो खाना खा रही हूँ, तो उसमें कोई बात नहीं, मैं मुंह थोड़ा जूठा करके उठूंगी। खाना खाना है तो पेट भर कर ही खाऊंगी। यह वो मन में विचार करती है। चाहे कोई क्या बोलेगा वो भी उन्हें परवाह नहीं है, पर वो अपने मन में ही मन में वो यह सोच रही है क्योंकि उनको खाने की भूख लगी थी और जो उनकी स्वादेंद्रिया यानी कि उन्हें भूख लगने के कारण वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए वो अपने मन में ये विचार करती है।